हेलो फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल ट्विस्टेड कहानियां। मेरा नाम है कनिका। आज है फ्राइडे और बहुत दिनों के बाद आज मैं आप लोगों के लिए एक फ्री की फ्राइडे स्टोरी लेकर आपके सामने हाजिर हुई हूँ। तो सीधे शुरू करते हैं हम अपनी स्टोरी। ये स्टोरी है 4 फरवरी 1991 की, जबकि एक कैब ड्राइवर जिसका नाम था वैंग, वो अपने टैक्सी हेडक्वार्टर्स में मौजूद था। और इस समय वो अपने एक साथी, जो कि एक टैक्सी डिस्पैचर था इस टैक्सी हेडक्वार्टर्स में, उसके साथ बैठकर बातचीत कर रहा था। तभी अचानक से वैंग को महसूस हुआ कि वो जो टैक्सी डिस्पैचर था, जिससे वो अभी तक बातचीत कर रहा था, वो पता नहीं क्यों अचानक से रुक गया, बोलते बोलते चुप हो गया। और चुप होने के बाद वो वैंग के पीछे कहीं पर देख रहा था। वो बहुत ध्यान से किसी चीज को देखने लगा था अचानक से। अब जो वैंग था उसको भी ये काफी अजीब लगा, काफी ऑड लगा। ऑब्वियसली वैंग ने भी पलट कर देखा कि पीछे वो क्या देख रहा है। तब वैंग ने नोटिस किया कि बाहर, यानी कि टैक्सी हेडक्वार्टर्स के बाहर, बहुत सारी टैक्सीज खड़ी हुई हैं। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो टैक्सी हेडक्वार्टर था इन लोगों का, ये एक बहुत ही बिजी एरिया में मौजूद था। ये ताइवान की काओशांग सिटी में मौजूद एक एयरपोर्ट के पास था। और आपको पता ही है कि एयरपोर्ट एक ऐसा एरिया होता है जहां पर बहुत ज्यादा भीड़ होती है। वहां पर इनको बहुत सारे पैसेंजर्स मिलते हैं। इसलिए इस समय टैक्सी हेडक्वार्टर्स के बाहर बहुत सारी टैक्सीज मौजूद थी, बहुत सारे टैक्सी ड्राइवर्स मौजूद थे। और वो इंतजार कर रहे थे पैसेंजर्स के मिलने का और अपने दिन की शुरुआत करने का। अब जहां पर बैठकर वैंग अपने कोवर्कर से बातचीत कर रहा था, वहां पर एक बड़ी सी विंडो मौजूद थी। इस विंडो से वो बाहर देख रहा था जहां पर ये बहुत बिजी पार्किंग मौजूद थी। अब वैंग ने पीछे पलटकर देखा था, लेकिन उसे कुछ भी आउट ऑफ ऑर्डिनरी नजर नहीं आया। तो एक बार फिर से उसने डिस्पैचर की ओर देखा, जैसे कि उससे पूछ रहा हो कि तुम पीछे क्या देख रहे हो। तब डिस्पैचर ने वैंग को एक तरफ इशारा किया अपनी उंगली उठाकर। अब वैंग ने पीछे पलटकर उसी डायरेक्शन में देखा। तब उसे समझ में आ गया कि जो डिस्पैचर था वो अभी तक क्या देख रहा था। उस डायरेक्शन में वैंग को एक दूसरा टैक्सी ड्राइवर नजर आया, जिसका नाम था लेओ चंग। लेओ का उस समय जो बिहेवियर था वो बहुत ज्यादा ऑड नजर आ रहा था। ये जो लेओ नाम का टैक्सी ड्राइवर था, वो भागता हुआ उस टैक्सी पार्किंग में एंटर कर रहा था। और बीच में क्योंकि बहुत सारी टैक्सीज खड़ी हुई थी, इसलिए वो उनसे बचता हुआ आ रहा था। लेकिन फिर भी उसकी स्पीड बहुत ही ज्यादा तेज थी। ये जो लेओ नाम का ड्राइवर था, इसने अपने हाथ में एक गोल्डन स्टैच्यू पकड़ा हुआ था, यानी कि एक स्टैच्यू जिसका कलर गोल्डन था। और वो एक बुद्धा की स्टैच्यू थी। उसने बहुत कसकर उस बुद्धा की स्टैच्यू को अपने आर्म्स में दबाया हुआ था। वो भागता हुआ अपनी टैक्सी की तरफ जा रहा था। और रास्ते में जो कुछ भी आ रहा था, वो उसको हटाता हुआ, किसी तरह से मैनेज करता हुआ तेजी से भागने की कोशिश कर रहा था। फाइनली वो अपनी कैब में पहुंच गया, जो कि उसकी खुद की कैब थी। एक तरह से कूदता हुआ, बिल्कुल झटके से वो अपनी टैक्सी के अंदर घुसा। तुरंत ही उसने अपना डोर बंद कर लिया और डोर को लॉक कर लिया। उसके बाद उसने टैक्सी के बाकी डोर्स को भी देखा कि वो लॉक है या नहीं है। उसने सारे के सारे दरवाजे लॉक कर लिए थे। वो चारों ओर देख रहा था, बहुत ही डरा हुआ दिख रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो ये देख रहा है कि उसके पीछे कोई भाग कर तो नहीं आया। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि शायद कोई उसका पीछा कर रहा है और बहुत मुश्किल से वो उसको चकमा देकर यहाँ तक पहुंचा है। अब जब वैंग ने और उस डिस्पैचर ने इस व्यक्ति को, यानी कि लेओ को देखा, तो उन्होंने चारों ओर भी देखा कि हो सकता है कि कोई लेओ का पीछा कर रहा हो वाकई में। लेकिन उन्हें इस पार्किंग लॉट में कोई भी दूर दूर तक नजर नहीं आया। कोई भी ऐसा व्यक्ति नजर नहीं आया जिसको लेओ में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट हो। अब ये जो वैंग और डिस्पैचर थे, ये लगातार लेओ को देखते जा रहे थे विंडो से। वो देख रहे थे कि लेओ आखिरकार कर क्या रहा है। अब उन्होंने पाया कि जो लेओ है, उसने चारों ओर देखना बंद कर दिया है। अब लेओ उस स्टैच्यू को देख रहा था, उस बुद्धा स्टैच्यू को, जो कि लेओ ने अपने हाथों में पकड़ी हुई थी। फाइनली लेओ ने उस बुद्धा स्टैच्यू को अपने सामने डैशबोर्ड पर प्लेस कर दिया, अच्छी तरीके से, एकदम सावधानी से। इन लोगों ने यह भी देखा कि लेओ की गाड़ी में ये अकेली बुद्धा स्टैच्यू नहीं थी। वहां पर दो तीन स्टैच्यूज और रखी हुई थी। शायद उसको अपनी टैक्सी में इस तरह की स्टैच्यू रखने का काफी शौक था। अब जो लेओ था, वो अपनी ड्राइविंग सीट पर थोड़ा सा एडजस्ट होके बैठ गया था। ऐसा लग रहा था कि वो अपनी आंखें बंद कर चुका है और कुछ ना कुछ बुदबुदा रहा है। शायद वो प्रार्थना कर रहा था। अब वैंग को और डिस्पैचर को उसका ये सारा का सारा बिहेवियर बहुत ही ज्यादा ऑड लगा। वो लगातार वहां पर बैठा हुआ था, आंखें बंद करके कुछ ना कुछ मम्बल कर रहा था, शायद प्रे कर रहा था। अब जो वैंग और डिस्पैचर थे, वो एक दूसरे की तरफ देखने लगे। वो काफी चिंतित नजर आ रहे थे।
क्योंकि उन्हें पता था कि ये लेओ नाम का जो ड्राइवर है ये काफी वियर्ड है, वो काफी अटपटा बिहेवियर करता था। लेकिन इस समय तो लेओ को देखकर लग रहा था कि कुछ ना कुछ इश्यू है उसके साथ, कुछ ना कुछ गड़बड़ है। ये जो लेओ नाम का व्यक्ति था ये 35 ईयर्स ओल्ड था। वो अकेले अपने अपार्टमेंट में रहा करता था, लेकिन उसकी रेपुटेशन कुछ खास अच्छी नहीं थी। वो बहुत ही एंटी सोशल था, और हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं रूड भी था। उसका जो जनरल बिहेवियर था वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। इधर रिसेंटली वैंग और डिस्पैचर ने और बाकी टैक्सी ड्राइवर्स ने भी, जो कि इस कंपनी में काम करते थे, उन्होंने नोटिस किया था कि लेओ का बिहेवियर बहुत ज्यादा ऑकवर्ड होता जा रहा है। साथ ही वो बहुत ज्यादा एंटी सोशल होता जा रहा था। जो उसके डे टू डे इंटरेक्शंस होते थे बाकी लोगों के साथ, उसमें वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो जाता था। बेकार में ही उसको गुस्सा आ जाता था। इसके अलावा वो अपने कलीग्स और टैक्सी कंपनी के दूसरे ड्राइवर्स को बताया करता था कि उसको जो स्ट्रे डॉग्स होते हैं, जो कैट्स होती हैं, यानी कि सड़क पर आवारा घूमने वाले जो जानवर होते हैं, उनसे बहुत ही ज्यादा नफरत है। अब जो सड़क पर घूमने वाले कुत्ते बिल्ली होते हैं, हो सकता है कि उनसे बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम होती हो, कई बार वो बाइट कर लेते हैं, कुछ लोगों को लगता है कि वो गंदगी फैलाते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो बस वो अपनी जिंदगी जीने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें किसी ने भी अडॉप्ट नहीं किया है। अगर उनका जन्म हुआ है तो वो किसी ना किसी तरीके से सरवाइव करेंगे। लेकिन वैंग को इससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी। लेओ को कहीं ना कहीं इन जानवरों से ऑब्सेशन हो गया था, नेगेटिव ऑब्सेशन। वो इनको पूरी तरीके से मिटा देना चाहता था। अभी हाल ही में उसने अपने कलीग को बताया था कि उसने एक क्रॉसबो खरीदा है। और ये क्रॉसबो एक इस तरह की डिवाइस होती है कि जिसमें आप एरोज वगैरह रख के, यानी कि तीर रख के चला सकते हैं, और ये काफी घातक भी हो सकता है। इसने अपने कलीग को बताया था कि मैं रात को इस क्रॉसबो को लेकर बाहर निकलता हूँ, और जो भी कुत्ते बिल्ली मुझे आवारा घूमते हुए दिखाई देते हैं उनको मैं इस क्रॉसबो से मार डालता हूँ। इन सारी चीजों ने उसके कलीग्स को बहुत ज्यादा डरा दिया था। और सभी लोग महसूस करने लगे थे कि जो लियो का बिहेवियर है ये बहुत ही ज्यादा खराब होता जा रहा है। अब इस समय ये जो लियो नाम का व्यक्ति है वो इतना ज्यादा वियर्ड बिहेवियर कर रहा है अपने कैब के अंदर। इसने अपनी कैब में बहुत सारी स्टैच्यूज रखी हुई थी, और साथ ही उसने अपनी विंडोज के अंदर फूलूज लगाए हुए थे। अब ये जो फूलू होते हैं, इनमें कुछ मंत्र जैसी चीजें लिखी होती हैं। इनको काफी पवित्र माना जाता है। ये येलो पार्चमेंट पेपर पर बनाए जाते हैं। और ये माना जाता है कि ये जो फूलूज होते हैं, इनसे इविल स्पिरिट्स को रोका जा सकता है, यानी कि कहीं ना कहीं आपकी रक्षा करती हैं इविल स्पिरिट से। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि लेओ ने अपनी जो टैक्सी थी उसको एक पवित्र स्थान या मंदिर जैसा बना दिया था। बाहर से कोई देखे तो वो एक श्राइन जैसा लगता था। जब भी लेओ अपनी गाड़ी ड्राइव करता था तो उसका जो व्यू था वो पूरी तरह से इन सारी चीजों से ढक जाता था, क्योंकि उसकी सारी विंडोज के अंदर ये फूलू लगे हुए थे, बहुत सारी स्टैच्यूज लगी हुई थी, और उसके लिए ड्राइविंग करना कहीं ना कहीं कठिन हो जाता था। अब सारे के सारे लोग उसका बिहेवियर देख तो रहे थे, लेकिन कोई भी उससे कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा था। हर कोई उससे बात करने में घबराता था। उन्हें पता था कि ये लड़ने झगड़ने के लिए तैयार हो जाता है, इसलिए कोई भी उससे इंटरेक्ट नहीं करता था, कोई भी क्वेश्चन नहीं करता था। लेकिन इस समय जब वैंग और डिस्पैचर ने उसको देखा तो उसका बिहेवियर इनको बहुत ज्यादा साइकोटिक लगा। वो लोग, जैसे कि मैंने बताया, कि चिंतित हो गए थे, और उन्होंने डिसाइड किया कि हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। वैंग ने डिसाइड किया कि वो पुलिस को फोन करेगा। अब वो इस ऑफिस से बाहर निकला कि बाहर जाकर वो कहीं जाकर पुलिस को फोन करेगा। जैसे ही वैंग बाहर आया तो उसने देखा कि जो लेओ है उसने अपनी गाड़ी अब बाहर निकालनी शुरू कर दी है। और वो इतनी बेकार तरीके से ड्राइविंग कर रहा था कि ऐसा लग रहा था कि वो किसी ना किसी गाड़ी को ठोक देगा। वो बहुत गंदे तरीके से गाड़ी चलाता हुआ बाहर निकला। इस समय ऐसा लग रहा था कि वो एक मैनियक की तरह ड्राइविंग कर रहा है। अब वैंग का विचार और भी पक्का हो गया कि हमें कुछ ना कुछ करना चाहिए और पुलिस को फोन जरूर करना चाहिए। वैंग का एक फ्रेंड था जो कि पुलिस डिपार्टमेंट में काम किया करता था। इसने अपने उस फ्रेंड को फोन किया, उसे सारी बात बताई, सब कुछ एक्सप्लेन किया। अब वैंग को यह सुनकर बहुत ज्यादा झटका लगा जब उसके फ्रेंड ने उसे बताया कि जो पुलिस है वो ऑलरेडी वैंग पर नजर रखे हुए है। उनको लेओ के बारे में पहले से ही थोड़ी बहुत जानकारी है, और यहाँ तक कि जो लेओ है वो पुलिस के लिए एक मर्डर सस्पेक्ट है। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि यहाँ पर इस घटना से, यानी कि आज जो लेओ भागता हुआ आया है, उसके हाथ में स्टैचू है, इससे करीब 10 मंथ्स पहले अप्रैल ऑफ 1990 में एक 23 ईयर्स ओल्ड लड़की जो कि जापान से आई थी और जिसका नाम था मैरिको, वो यहाँ पर ताइवान में पहुंची थी एक वेकेशन के लिए। लेकिन कुछ दिन यहाँ पर बिताने के बाद वो लापता हो गई थी, और उसकी कोई भी खबर पुलिस को नहीं लग पाई थी।
इस समय मैं आप लोगों को बता दूं कि जो ये 90s का समय था, उस समय जो ताइवान की इकोनॉमी थी, ये जापानीज टूरिज्म पर बहुत ज्यादा निर्भर करती थी। जैसे कि मालदीव्स की जो इकोनॉमी है, वो इंडियन टूरिज्म पर बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। अभी आपको पता ही है कि हाल ही में क्या हुआ था और किस तरह से वहां के टूरिज्म को झटका लग गया था। तो इस समय जो ताइवान का टूरिज्म था, वो बहुत ज्यादा जापानीज टूरिस्ट पर आधारित था। और जापान से जो भी टूरिस्ट आते थे, वो अक्सर जो ताइवान के टैक्सी ड्राइवर्स थे, उनके घर में रुकते थे। ये एक तरह से वहां का कस्टम बन चुका था। ये लोग वहां से आने वाले टूरिस्ट को इनवाइट करते थे कि तुम लोग आओ हमारे घर में रुको, और हम तुम्हें पूरे ताइवान में भी घुमा देंगे, और कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती थी। ये जापानीज टूरिस्ट के लिए भी बहुत कन्वीनियंट होता था और बहुत ज्यादा कॉमन था। जनरली जापानीज स्टूडेंट यहाँ पर अक्सर घूमने के लिए आते थे। वो ग्रेजुएशन सेरेमनी के बाद आते थे, कई बार बर्थडे पार्टी मनाने के लिए आ जाते थे। ये लोग यहाँ पर आते थे, सेलिब्रेट करते थे। अक्सर ये लोग अकेले भी होते थे, और इनको टैक्सी ड्राइवर्स के घर में रुकना काफी कन्वीनियंट लगता था। अब ये जो मैरिको नाम की लड़की थी, ये भी यहाँ पर घूमने के लिए आई थी, अकेले आई थी। वो ताइवान के कल्चर के बारे में जानना चाहती थी, स्टडी करना चाहती थी। और जिस समय उसके टैक्सी ड्राइवर ने उसे कहा कि तुम मेरे घर में रुक जाओ, तो मैरिको को कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। वो टैक्सी ड्राइवर के घर में रुक गई, लेकिन उसके बाद वो लापता हो गई। नेचुरली जब इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, तो पुलिस सबसे पहले जहां पर पहुंची, वो था उस टैक्सी ड्राइवर का घर। अब आप लोगों को लग रहा होगा कि शायद ये टैक्सी ड्राइवर ले हो रहा होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं था। ये जो टैक्सी ड्राइवर था, ये कोई और ड्राइवर था। जब पुलिस इसके पास पहुंची और मैरिको के लापता होने के बारे में इससे पूछताछ की, तो इसने बताया कि हाँ, वो मेरे घर में रुकी थी। मैंने उसे साइट सीइंग भी कराई, उसे कई जगह घुमाया, और बाद में वो होटल के बदले मेरे घर में ही रुकी, लेकिन बाद में वो मेरे घर से चली गई थी। और वहां से जाने के बाद मैंने उसे कभी भी नहीं देखा, और मुझे कोई भी आइडिया नहीं है कि वो कहाँ पर है या उसके साथ क्या हुआ। इस टैक्सी ड्राइवर के साथ उसकी फैमिली भी रहा करती थी। बाद में पुलिस वालों ने पाया कि यहाँ से जाने के बाद मैरिको ने इस टैक्सी ड्राइवर को एक पोस्ट कार्ड भी लिखा था, जो कि काफी अच्छा पोस्ट कार्ड था, यानी कि पॉजिटिव था। इसमें इसने इनको थैंक यू कहा था, इसकी फैमिली को भी थैंक यू कहा था। अब पुलिस वाले समझ गए थे कि क्योंकि ये पोस्ट कार्ड बाद में लिखा गया है, यानी कि मैरिको के इसके घर से जाने के बाद, इसलिए इस टैक्सी ड्राइवर का उसके लापता होने में कोई हाथ नहीं हो सकता। पुलिस ने इस टैक्सी ड्राइवर को रूल आउट कर दिया। वो मैरिको की तलाश करते रहे, लेकिन मैरिको का कोई भी पता नहीं चल रहा था। कुछ महीने बीत गए, धीरे धीरे ये केस कोल्ड होता जा रहा था। लेकिन बाद में पुलिस वालों ने एक पब्लिक घोषणा की। कुछ महीनों के बाद पुलिस वालों ने एक रिवॉर्ड ऑफर किया कि कोई भी इंफॉर्मेशन अगर कोई मैरिको के बारे में देता है, तो हम उसे इनाम देंगे। इसके बाद पुलिस वालों के पास टिप्स आने लगी। इनमें से एक टिप बहुत ही काम की थी। पुलिस वालों को पता चला कि मैरिको जिस दिन के बाद लापता हुई थी, तकरीबन उसी समय मैरिको को लेओ से, यानी कि उसी टैक्सी ड्राइवर से जो अपनी टैक्सी में बहुत सारे बुद्धा के स्टैच्यू वगैरह रखकर घूम रहा था, उससे बात करते हुए देखा गया था एक ट्रेन स्टेशन पर। पुलिस वालों ने लेओ से जाकर बातचीत की। उसने तुरंत कहा कि हाँ हाँ, मैं मैरिको से मिला था, मेरी बातचीत हुई थी, मैंने उसे एक राइड भी दी थी, लेकिन वो मेरे घर में आकर रुकी नहीं थी। मैंने बस उसे ट्रेन स्टेशन से छोड़ दिया था टाउन में, और उसके बाद मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि उसके साथ क्या हुआ। पुलिस ने लेओ से और भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे, लेकिन वो लगातार मना करता रहा कि मुझे कुछ भी पता नहीं है। उससे और कोई भी काम की इंफॉर्मेशन नहीं मिली। इसके अलावा पुलिस के पास और भी ढेरों टिप्स आने लगी। लोग इनाम के लालच में बहुत सारी टिप्स दे रहे थे, बहुत सारे फोन्स कर रहे थे, लेकिन ज्यादातर ये जो फोन कॉल्स थी, वो सारी बोगस थी। अब पुलिस वाले तो इस केस में कुछ भी नहीं कर पा रहे थे, लेकिन ये जो केस था, ये धीरे धीरे एलिवेट होता जा रहा था। ये एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल न्यूज बन चुका था। बहुत सारे लोग पूरी दुनिया से इस केस पर नजर रखे हुए थे। और अचानक से ये जो केस एलिवेट हुआ था, इसके भी कुछ रीजंस थे। एक्चुअली इस केस के अराउंड बहुत सारी वियर्ड चीजें होने लगी थी। इस शहर के बहुत सारे लोगों को अजीब सी कॉल्स आने लगी थी, स्ट्रेंज फोन कॉल्स। इन फोन कॉल्स को उठाते ही कोई महिला बात करती थी, और वो भी जापानीज में। और ये महिला जापानीज में बहुत ही फ्रेंटिक बातें करती थी। ऐसा लगता था कि वो कुछ कहने की कोशिश कर रही है, बहुत गुस्से में है। इधर जो ताइवान के लोग होते हैं, वो जनरली ताइवानीज और मैंडरिन बोलते हैं। जापानीज उनको जनरली नहीं आती है। उनके लिए एक बहुत ही वियर्ड फोन कॉल थी। और लोगों को पता ही था कि इस समय मैरिको नाम की एक महिला गायब है, उसकी पुलिस तलाश कर रही है। तो वो लोग इस फोन कॉल को
सीधे सीधे मैरिको से जोड़कर देख रहे थे। लोगों को ये लगने लगा था कि मैरिको कहीं पर बंद है, किसी ने उसे किडनैप कर लिया है और वो किसी तरीके से इन स्ट्रेंज फोन कॉल्स को कर रही है। इसके अलावा कई लोगों ने मैरिको को देखने का दावा किया, उसकी आवाज को सुनने का दावा किया। इसके अलावा लोग कहते थे कि हमने उसे टहलते हुए देखा है। लेकिन जब पुलिस ने इन सारी चीजों की जांच की तो उनका कोई भी नतीजा नहीं निकला। अब ये सारी की सारी ईवी चीजें इस शहर में चल रही थी और इसी दौरान वैंग ने पुलिस डिपार्टमेंट को फोन किया था लेओ के बारे में बताने के लिए, उसके वियर्ड बिहेवियर के बारे में बताने के लिए। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि लेओ के बारे में तो पुलिस पहले से ही जानती थी, वो उसको इन्वेस्टिगेट कर ही रही थी। उन्होंने लेओ को अभी तक रूल आउट नहीं किया था। भले ही वो उनका प्राइम सस्पेक्ट नहीं था, लेकिन उन्हें थोड़ा बहुत शक इस पर भी था। अब जब उन्हें इस फोन कॉल से, यानी कि वैंग की फोन कॉल से पता चला कि लेओ बहुत ही अटपटा व्यवहार कर रहा है, तब उन्होंने री इन्वेस्टिगेट करने का डिसीजन लिया। वो देखना चाहते थे कि क्या ये जो व्यक्ति है ये वाकई में मैरिको की डिसअपियरेंस से कनेक्टेड है या नहीं है। अब लिन नाम के पुलिस ऑफिसर को इस लेओ के बारे में बताया गया कि उसका बिहेवियर आजकल बहुत ही अजीब चल रहा है। अब लिन ने डिसाइड किया कि मैं लेओ के ऊपर नजर रखूंगा, एक बार फिर से उससे पूछताछ करूंगा। और पूछताछ करने से पहले वो उसको सर्विलेंस में रखना चाहता था। वो देखना चाहता था कि आखिरकार लेओ कर क्या रहा है। अब फरवरी 1991 से डिटेक्टिव लिन ने और उसके कुछ कलीग्स ने बारी बारी से लेओ के ऊपर नजर रखनी शुरू कर दी। वो इसके ऊपर 24/7 नजर रखते थे, उसको बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ते थे। बस वो एक दूरी बनाए रखते थे। वो लगातार दूर से ही लेओ का पीछा कर रहे थे ताकि उसे कुछ भी पता ना चले। वो देखते थे कि लेओ ने पैसेंजर्स को लिया है, फिर उनको कहीं छोड़ा है, लेकिन कभी भी इन पैसेंजर्स से पुलिस ने बातचीत नहीं की। वो बस देखना चाहते थे कि लेओ आखिर कर क्या रहा है। इन लोगों को ऐसा भी लगने लगा था कि शायद लेओ ने मैरिको की हत्या कर दी होगी। हो सकता है कि कभी वो उस मर्डर साइट पर जाए, शायद वो वहां जाए जहां पर उसने लाश ठिकाने लगाई हो, उन्हें कुछ ना कुछ पता चल जाए, क्योंकि अब उन्हें लेओ के ऊपर बहुत ज्यादा शक होने लगा था। अब पुलिस लगातार लेओ का पीछा कर रही थी, लेकिन वो ये देख रहे थे कि लेओ बेसिकली कभी भी अपनी कैब को छोड़ता नहीं था। बहुत कम समय के लिए वो अपनी कैब से बाहर निकलता था। बेसिकली जो लेओ था वो किसी भी पैसेंजर को पिकअप करता था, जहां उन्हें जाना होता था वहां पर जाकर ड्रॉप करता था, उसके बाद दूसरे पैसेंजर को लिफ्ट करता था। बस वो लगातार यही रिपीट करता जाता था। पूरा दिन उसका यही क्रम चलता था। और जब रात आती थी तो वो अपने अपार्टमेंट के अंदर भी नहीं जाता था। वो बस अपनी कैब के अंदर ही सो जाया करता था। वो अपनी गाड़ी को पार्किंग लॉट में लगाता था और उसके बाद वहीं पर दरवाजे बंद करके सो जाता था। वो बहुत ही कम अपने फ्लैट के अंदर जाता था, शायद कभी शावर लेने के लिए या हो सकता है कि बाथरूम वगैरह यूज करने के लिए बहुत ही कम वो अपने फ्लैट का दरवाजा खोलता था। लेकिन पुलिस ने यह भी देखा कि जब भी वो अपने अपार्टमेंट के अंदर जाता था वो बहुत ही अजीब सा बिहेवियर करता था। वो एक बहुत ही वियर्ड रिचुअल से गुजरता था। वो अपनी गाड़ी पहले पार्किंग लॉट में लगाता था अपने अपार्टमेंट के ठीक सामने। उसके बाद वो अपने घर की चाबी लेकर बाहर निकलता था। जो पुलिस वाले थे वो दूर से लेओ को देख रहे थे कि वो कर क्या रहा है। जब भी उसे फ्लैट के अंदर जाना होता था वो चारों ओर देखता था बहुत ध्यान से, बहुत ही फ्रेंटिकली, जैसे बहुत डरा हुआ हो या जैसे कोई उसके पीछे ही खड़ा हो और उस पर हमला करने आ रहा हो। जब वो चारों ओर ध्यान से देख लेता था तब वो अचानक से फ्लैट में चाबी लगाता था, दरवाजा खोलता था और तुरंत ही एक तरह से भागता हुआ फ्लैट के अंदर एंटर करता था और तुरंत ही दरवाजे को बंद कर लिया करता था। वो कभी भी अपने अपार्टमेंट में 2-3 मिनट से ज्यादा रुकता नहीं था। जब भी वो अपने अपार्टमेंट से बाहर निकलता था एकदम भागता हुआ आता था, दरवाजे को तुरंत बंद करता था, उसे लॉक करता था और फिर डर कर चारों ओर देखता था जैसे कि कोई उसका पीछा कर रहा हो। इसके बाद वो तुरंत ही जो गोल्डन स्टैचू रखा हुआ था बुद्धा का और बाकी स्टैच्यूज उनको पकड़ लेता था, मंत्र जाप करने लगता था और ऐसा लगता था कि वो बहुत ही ज्यादा घबराया हुआ है। थोड़ी देर बाद फिर वो शांत हो जाता था। जो स्टैच्यू उसके हाथों में होती थी उनको वापस रख देता था और जितने भी उसके फ्यूलूस थे जो कि चारों ओर लगे थे वो चेक करता था कि वो सब ठीक से लगे हैं या नहीं लगे हैं। उसके बाद वो अपनी टैक्सी वहां से हटा देता था और कहीं और चला जाता था। अब पुलिस को लेओ का बिहेवियर बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि ये बिहेवियर किसी मर्डरर का हो सकता है। बस ऐसा लग रहा था कि किसी पागल आदमी का ये बिहेवियर है जिसका दिमागी संतुलन बिगड़ चुका है। फाइनली 4 मार्च 1991 के दिन डिटेक्टिव लिन ने डिसाइड किया कि वो लियो से बातचीत करेंगे, उससे पूछेंगे कि क्या चल रहा है। अब लिन ने उस ऑफिसर को फोन किया जो इस समय लियो के अपार्टमेंट के बाहर था
क्योंकि जो लेओ था वो फिलहाल अपने अपार्टमेंट में बाथरूम वगैरह यूज करने के लिए गया हुआ था। अब जो डिटेक्टिव लिन थे और बाकी कुछ पुलिस ऑफिसर्स वो इसके अपार्टमेंट के बाहर खड़े हो गए, क्योंकि उन्हें पता था कि अचानक से ही भागता हुआ लिन अपने अपार्टमेंट से बाहर निकलेगा। और जब वो बाहर निकलेगा तो ये लोग उसको पकड़ लेने वाले थे और पूछताछ के लिए उसे पुलिस स्टेशन ले आने वाले थे। अब ये सारे लोग उस अपार्टमेंट के बाहर खड़े थे। अब इन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि जब लेओ इनको देखेगा तो किस तरह से रिएक्ट करेगा, क्योंकि उन्हें पता था कि वो काफी अग्रेसिव है। क्या वो होस्टाइल हो जाएगा, क्या डर जाएगा? उन्हें कोई भी आइडिया नहीं था, क्योंकि उन्हें पता था कि ये जो लेओ है ये काफी अनस्टेबल लग रहा है, मानसिक रूप से बीमार लग रहा है। हर तरह की सिचुएशन के लिए वो लोग तैयार थे, हर तरह के रिएक्शन के लिए वो लोग तैयार थे। लेकिन जिस तरह से लेओ ने रिएक्ट किया उसके लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं थे। उस दिन भी लेओ अपने अपार्टमेंट से भागता हुआ बाहर निकला। वो एक बहुत ही छोटे बाथरूम ब्रेक के लिए अंदर गया था। वो सीढ़ियों से उतरता हुआ अपनी कैब की तरफ भाग रहा था और तब उसने रियलाइज किया कि वहां पर बहुत सारे पुलिस वाले खड़े हुए हैं। इनको देखते ही जो लेओ था वो अपने घुटनों पर गिर गया, बहुत जोर जोर से रोने लगा, उनको बहुत ज्यादा थैंक यू कहने लगा। वो बार बार उन पुलिस वालों को थैंक यू थैंक यू थैंक यू कहे जा रहा था। अब जो डिटेक्टिव लिन थे उनको कोई भी आइडिया नहीं था कि इसके साथ क्या चल रहा है, उन्हें कुछ भी समझ भी नहीं आ रहा था। क्यों वो उनको थैंक यू कह रहा है ये भी समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन उन्होंने वहां पर कोई भी टाइम वेस्ट नहीं किया। वो तुरंत इसे लेकर अब पुलिस स्टेशन आ गए। जब इन्होंने लेओ को बताया था कि तुम्हें पुलिस स्टेशन चलना है हमारे साथ, तो ये तुरंत ही राजी हो गया था। उसने कहा ऑफ कोर्स मैं आपके साथ चलूंगा। वो बहुत खुशी खुशी इनके साथ स्टेशन आया था। जब ये इसे लेकर पुलिस स्टेशन के अंदर एंटर हुए तो ये लगातार कुछ ना कुछ बड़बड़ाए जा रहा था। ये कह रहा था कि काश मैं यहीं पर हमेशा रह सकता, मुझे इस पुलिस स्टेशन में ही रख लो। मैं हमेशा लोगों से घिरा हुआ रहना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं बहुत सेफ फील कर रहा हूँ और मैं यहीं पर रहना चाहता हूँ। अब डिटेक्टिव लिन ने कुछ भी नहीं कहा उसकी बातों के जवाब में। वो उसको इंटरव्यू रूम में लेकर आए। इधर रास्ते में जो भी ऑफिसर्स मिल रहे थे उनसे लेओ लगातार कह रहा था थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आप मेरे सेवियर हो, आपने मुझे बचाया है। अब पुलिस वालों को तो कोई आइडिया ही नहीं था कि लेओ को किस तरह से ट्रीट करें। हम कैसे इसके सेवियर हो गए, हम तो इसको यहाँ पर जबरदस्ती पकड़ कर लाए हैं और ये हमको थैंक यू कहता जा रहा है। ये तो पुलिस वालों को बाद में पता चला कि वाकई में लेओ के पास एक रीजन था ये मानने का कि पुलिस वालों ने उस दिन उसकी रक्षा की है। लेओ ने पुलिस वालों को बताया कि जिस समय वो अपने अपार्टमेंट के अंदर था, यानी कि यहाँ पर लाने के कुछ मिनटों पहले, जब वो अपने अपार्टमेंट के अंदर एंटर हुआ तब उसका अपार्टमेंट ऑब्वियसली पूरी तरह से अंधेरा था, पूरी तरह से डार्क था, क्योंकि सारी की सारी लाइट्स ऑफ थी। जितने भी पर्दे थे वो खिड़कियों पर पड़े हुए थे। अब जैसे ही लियो अपने अपार्टमेंट में एंटर हुआ तो उसका दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा, उसकी धड़कन बहुत ज्यादा बढ़ गई। उसने अपने अपार्टमेंट में चारों ओर देखा। उसने पाया कि उसका जो अपार्टमेंट है वो पूरी तरह से साइलेंट है। लेकिन उसने ये भी पाया कि उसके अपार्टमेंट के एक कमरे से, जिसमें अभी फिलहाल उसे कुछ भी दिख नहीं रहा था, वहां से सांस लेने की आवाजें आ रही थी। अब जो लियो था वो इस अपार्टमेंट में अकेले रहता था। उसे पता था कि उसके अपार्टमेंट में उसके अलावा कोई भी नहीं है, लेकिन फिर भी उसको लगातार सांसें लेने की आवाज आ रही थी। उसे पता था कि वो कुछ भी नहीं कर सकता है, उसे बस यहाँ पर बाथरूम यूज करके तुरंत ही यहाँ से बाहर जाना है। अब वो बिल्कुल धीमे धीमे कदम रखता हुआ, बहुत ही धीरे धीरे चलता हुआ अपने लिविंग रूम को क्रॉस करके बाथरूम की तरफ बढ़ा। लिविंग रूम से बाथरूम के बीच वो कमरा भी आता था जहां से सांस लेने की आवाजें आ रही थी। उसने बिल्कुल भी उस कमरे के अंदर नहीं देखा कि अंदर कौन है। उसने पूरी तरह से उस कमरे को इग्नोर किया और सीधे रेस्ट रूम की तरफ बढ़ा। बाथरूम का दरवाजा उसने तुरंत खोला और अंदर से लॉक कर लिया। अब उसे तुरंत बाथरूम यूज करना था और वहां से बाहर निकलना था। उसके पास शावर लेने का भी टाइम नहीं था, क्योंकि उसको बहुत ज्यादा समय इस अपार्टमेंट के अंदर स्पेंड नहीं करना था। उसने एक वॉश क्लोथ यानी कि एक टॉवल उठाई, उसको गीला किया और अपने आप को साफ करना शुरू कर दिया। बस उसे 2-3 मिनट में ही यहाँ से बाहर निकलना था। जब उसने अपने आप को पूरी तरह से साफ कर लिया तो उसने गहरी सांस ली। वो बाथरूम का दरवाजा खोलने में बहुत ज्यादा घबरा रहा था, लेकिन ऐसा उसे करना ही था क्योंकि उसे अपार्टमेंट से बाहर भी जाना था। उसने कान लगाया बाथरूम के दरवाजे पर। उसने पाया कि जो उसका अपार्टमेंट है वो पूरी तरह से साइलेंट है। वहां पर अब सांस लेने की आवाजें भी नहीं आ रही थी। लेओ समझ गया था कि यही मौका है, तुरंत ही मुझे यहाँ से बाहर निकल जाना चाहिए। वो नहीं चाहता था कि जो चीज उसको हॉन्ट कर रही है वो उसके सामने आए। अब उसने तुरंत ही बाथरूम का दरवाजा खोला और मेन डोर की ओर भागने लगा। लेकिन जैसे ही उसने बाथरूम के दरवाजे के बाहर कदम रखा, उसको एक बहुत ही खतरनाक सी फीमेल वॉइस सुनाई देने लगी।
जो कि बुरी तरीके से चीख रही थी। उसकी जो वॉइस थी बहुत ही स्क्रीचिंग थी और वो लगातार चिल्ला रही थी वाई वाई वाई, यानी कि क्यों क्यों क्यों। अब मेन डोर पर लेओ पहुंच चुका था। उसने दरवाजा खोला और दरवाजा बंद करने के लिए जैसे ही वो पलटा, उसकी नजर फ्लैट के अंदर पड़ी। उसने पाया कि मैरिको, यानी कि वही मिसिंग महिला जो कि बहुत महीनों से मिसिंग थी, वो उसके अपार्टमेंट के अंदर मौजूद है। वो उसे नजर आ रही थी। मैरिको के सारे बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे और वो दौड़ती हुई लेओ की तरफ आ रही थी। लेओ किसी तरीके से उस दरवाजे के बाहर निकला। तुरंत ही उसने दरवाजा बंद किया और तुरंत ही दरवाजे को लॉक कर दिया। जैसे ही वो दरवाजा बंद हुआ, वैसे ही जितनी भी अंदर की आवाजें थी वो बिल्कुल शांत हो गई। और इसीलिए जो लेओ था बहुत ज्यादा वियर्ड या क्रेजी एक्ट कर रहा था, क्योंकि वो बहुत बुरी तरीके से डरा हुआ था। उसको ये पूरा विश्वास था कि उसके अपार्टमेंट के अंदर एक डेमोनिक एंटिटी है और वो है मैरिको, यानी कि उसके घर के अंदर मैरिको की आत्मा मौजूद है। और इसी कारण, इसी विश्वास के कारण लेओ ने अपने घर के अंदर जाना बंद कर दिया था। वो अपनी टैक्सी में सोने लगा था और बहुत मजबूरी में ही वो अपने घर के अंदर एंटर करता था। अब ये सारी बात लेओ पुलिस वालों को बता चुका था। वो बहुत ज्यादा रिलीव्ड महसूस कर रहा था। उसे लग रहा था कि शायद अब ये लोग मैरिको से उसको छुटकारा दिला देंगे और शायद एक बार फिर से जो लेओ की लाइफ है वो नॉर्मल हो जाएगी। अब जब लेओ ने ये सारी की सारी बातें पुलिस वालों को बता दी थी, उस समय दो पुलिस वालों को उस अपार्टमेंट में भेज दिया गया था देखने के लिए कि क्या वाकई में जो मैरिको है वो उसके अपार्टमेंट में मौजूद है या नहीं है। इन लोगों को ऐसा लग रहा था कि हो सकता है कि जो मैरिको हो वो इसके घर में रहने लगी हो, किसी तरह वो इसके घर में घुस गई हो, उसके घर में कब्जा कर लिया हो और अब इस व्यक्ति को डरा रही हो, और इसी कारण से जो मैरिको है वो इतने समय से लापता है। अब दो पुलिस वाले लेओ के घर पर पहुंचे, उसके अपार्टमेंट को खोला, लेकिन अंदर उन्हें मैरिको का कोई भी साइन नहीं मिला। ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि इस घर में लेओ के अलावा और कोई रहता है। ना ही उसके घर में जबरदस्ती घुसने का कोई भी निशान मौजूद था। कुछ भी आउट ऑफ ऑर्डिनरी वहां पर नहीं लग रहा था। अब पुलिस वालों को लेओ पर बहुत ज्यादा शक होने लगा, क्योंकि वो एक ऐसे व्यक्ति के बारे में या उसके भूत के बारे में बात कर रहा था जो कि एक्टिवली मिसिंग था। अब पुलिस वाले लेओ से अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेशन करने लगे, उससे सवाल जवाब करने लगे कि तुमने ऐसा क्यों कहा कि मैरी को तुम्हारे अपार्टमेंट में है, वहां पर कोई भी नहीं है। और लगातार ये जो क्वेश्चनिंग थी ये अगले 4 दिनों तक चलती रही। फाइनली लेओ ने अपना मुंह खोला। उसने बताया कि उसने जिस समय मैरिको को ट्रेन स्टेशन से पिक किया था और उसको ताइवान लेकर आया था उसकी वेकेशंस के लिए, तब उसने मैरिको को ऑफर किया था कि तुम मेरे घर पर रुक जाओ। जो मैरिको थी वो लेओ के घर पर रुक गई थी। लेओ उसको साइट सीइंग के लिए ले गया था, उसको काफी जगह घुमा कर लाया था। और जब फाइनली मैरिको उसके फ्लैट पर आ गई थी, तब लेओ ने उसके साथ दोस्ती वगैरह करने के लिए ऑफर किया था, लेकिन मैरिको ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। अब लेओ को पहले तो कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, उसने कहा कि ठीक है। लेकिन जब मैरिको बाद में रात को सो गई तो उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगा। लेओ ने अपना क्रॉसबो उठाया जिससे वो कुत्ते और बिल्लियों को शूट करता था। वो मैरिको के कमरे के अंदर घुसा और 4 बार उसको एरोज मारे उस क्रॉस बो से। मैरिको की हत्या करने के बाद उसने उसके शरीर के टुकड़े किए। उसने मैरिको का सिर काटकर अलग कर दिया और उसके बाद एक जगह ले जाकर उसकी बॉडी को दफना दिया। लेकिन जिस रात उसने बॉडी को दफनाया, उसी रात से लेओ को वो सांस लेने की आवाजें अपने अपार्टमेंट में आनी शुरू हो गई थी। और फिर धीरे धीरे लेओ को मैरिको का कटा हुआ सर अपने पीछे घूमता हुआ दिखाई देने लगा। वो हर जगह उसका पीछा करता था, स्पेशली अपार्टमेंट के अंदर। और ये जो कटा हुआ सिर था वो लगातार चिल्लाता था वाई वाई वाई। बेसिकली ये जो मैरिको का कटा हुआ सर था ये लेओ को बहुत ज्यादा हॉन्ट करने लगा था। इतना ज्यादा कि लेओ को अपना अपार्टमेंट छोड़ना पड़ा और उसने अपनी टैक्सी में ही रहना शुरू कर दिया। वो अपने आप को इस इविल स्पिरिट से बचाने के लिए अपने साथ बुद्धा की स्टैच्यूज रखता था। ये जितने भी पेपर्स वगैरह थे, मंत्र वगैरह थे, ये अपने चारों ओर रखता था ताकि वो जो स्पिरिट है वो उसके कैब के अंदर एंटर ना कर पाए। बाद में लेओ ने वो जगह भी दिखाई जहां पर उसने मैरिको की बॉडी को दफनाया था। उसने बताया कि मैंने सारी की सारी बॉडी एक ही लोकेशन पर दफनाई है, यानी कि उसकी बॉडी भी और कटा हुआ सर भी। लेकिन जब बाद में पुलिस वालों ने वहां पर खुदाई की तो उन्होंने पाया कि जो मैरिको का लोअर हाफ शरीर है वो तो मिल गया है, लेकिन उसका जो सर था वो वहां से मिसिंग था।
बाद में लेओ के ऊपर मुकदमा चला, वो अभी भी जेल में बंद है। अभी भी ताइवान के बहुत सारे लोग इस बात पर विश्वास करते हैं कि ये केस सिर्फ मैरिको की स्पिरिट के कारण ही सॉल्व हो पाया, वरना ये जो केस था ये कोल्ड हो चुका था। लेकिन बाद में मैरिको की जो फोन कॉल्स आनी शुरू हुई, यही माना जाता है कि मैरिको की आत्मा ही वो फोन कॉल्स कर रही थी। आपको याद ही होगा कि बहुत सारे फोन कॉल्स आए लोगों के पास जो कि एक महिला के होते थे और जापानीज में बात किया करती थी। तो तब ये जो केस था ये बहुत ज्यादा चर्चाओं में एक बार फिर से आया। इसके अलावा मैरिको ने कहीं ना कहीं लेओ को इतना ज्यादा डराया कि लेओ ने फाइनली अपना जुर्म पुलिस वालों के सामने कबूल कर लिया था। यहां तक कि बाद में पुलिस वालों ने भी माना कि जो मैरिको की स्पिरिट थी उसके कारण ही ये केस सॉल्व हुआ, वरना ये केस कहीं ना कहीं ठंडा पड़ जाता। यहां तक कि डिटेक्टिव लिन ने बताया कि एक बार जब वो इस अपार्टमेंट के अंदर थे, जब लेओ ने उन्हें सारी कहानी बताई थी और वो भी अपार्टमेंट में गए थे, तब उन्होंने महसूस किया था कि किसी ने पीछे से उनको पुश किया है। जब उन्होंने पलटकर देखा था तो वहां पर कोई भी नहीं था। वो भी कन्विंस्ड हो गए थे कि वहां पर मैरिको की स्पिरिट मौजूद है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आप लोग मुझे बताइएगा कि मेरी ये स्पूकी स्टोरी आपको कैसी लगी। बहुत दिनों के बाद मैं इस तरह की स्टोरी आपके लिए लेकर आई हूँ। प्लीज एक एक कमेंट जरूर कीजिएगा और लाइक करना वीडियो को बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई स्टोरीज। थैंक यू सो मच।